Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 2nd March 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It talks about India-Russia security and defense relations, and this topic is important from our syllabus paper 4 international relations point of view. तो देखिए इंडिया रशिया रिलेशंस का थोड़ा सा ब्रीफिंग देख लेते हैं यहाँ पे. लुक, रशिया इज़ नोन एज ऑल वेदर फ्रेंड ऑफ इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम, और the relationship with Russia has been very strong, especially after 1971 when India signed that friendship treaty with Soviet Union. I hope आपको याद होगा, मैंने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा बताया हुआ है कि वैसे तो इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अप्रोच को फॉलो कर रहा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर, बट 1971 में जब हमारे देश के अंदर रेफ्यूजी क्राइसिस होने लगी बिकॉज ऑफ ह्यूज इलीगल इन्फ्लक्स कमिंग फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान, उस टाइम में इंडिया डिसाइडेड टू इंटरवीन इनटू द प्रोसेस. और उस टाइम में पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे यूएस और चाइना, और फिर यूएस और चाइना फैक्टर को नलीफाई करने के लिए इंडिया वेंट फॉर अ फ्रेंडशिप ट्रीटी विथ यूएसएसआर एट दैट टाइम. तो उसके बाद से ही इंडिया और रशिया के रिलेशंस और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हैं. 2010 में हमने एक स्पेशल पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया था रशिया के साथ. सो India and Russia relations have been very strong right since beginning, you may say, even after independence, but after 1971 it got stronger, and even in 2010 we went for a special and privileged partnership agreement. लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि after 1991 disintegration of USSR and India going for LPG reforms, India had to go for more and more in external or you may say international trade. India looked for more and more investment, and in that way India slowly got inclined towards western countries and US also. So आज के टाइम में हालात ऐसे हैं कि India is trying to balance its position between US and its NATO allies in Europe and on the other side Russia and China. तो इंडिया की जो पॉलिसी है आजकल वो काफ़ी अब रियलिस्ट अप्रोच है, जिसमें इंडिया इज ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन रशिया एंड यूएस. लेकिन अगर बात की जाए डिफेंस सेक्टर की, तो आज भी इंडिया इज़ हेवली डिपेंडेंट ऑन रशिया फॉर डिफेंस इक्विपमेंट्स. अगर फिगर्स में बात की जाए तो मैं 3-4 दफ़ा हाल फिलहाल में बता चुका हूँ कि लगभग 60 to 70% ऑफ आवर डिफेंस इम्पोर्ट्स हैव बीन फ्रॉम रशिया ओनली इवन इन लास्ट 20 ईयर्स. अगर एक इंस्टीट्यूट की मानी जाए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये काफ़ी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है एज फार एज डिफेंस इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन, बाइंग एंड सेलिंग इज़ कंसर्न. तो इस इंस्टीट्यूट की अगर मानी जाए तो रशिया इज़ वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर ओनली आफ्टर यूएस. तो पूरे दुनिया भर में जितने भी आर्म्स एक्सपोर्ट होते हैं उसका 20% आर्म एक्सपोर्ट अकेले रशिया करता है, जबकि 37% आर्म्स एक्सपोर्ट यूएस करता है. और साथ ही साथ देखिए, जैसे रशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर है, इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है ओनली आफ्टर सऊदी अरेबिया. टिल 2016 इंडिया वाज लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, बट आफ्टर दैट सऊदी अरेबिया हैज़ बाईपास्ड अस और क्रॉस्ड अस. तो नाउ इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड. तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे इंडिया और रशिया के बीच में कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन है एज फार एज डिफेंस का ट्रेड इज़ कंसर्न, डिफेंस इक्विपमेंट्स का ट्रेड इज़ कंसर्न. रशिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एंड इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर. लेकिन अगर इंडिया के सेंस में बात की जाए, इंडिया के केस में बात की जाए, तो पूरे दुनिया भर के लिए रशिया इज सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, बट इंडिया के लिए रशिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट. अब जरा देखते हैं मेजर डिफेंस इंपोर्ट्स बाय इंडिया फ्रॉम रशिया. हमने कौन कौन से मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स रशिया से मंगाए हैं. तो हाल फिलहाल में अगर बात की जाए तो 2 मेजर डिफेंस इंपोर्ट्स हमने रशिया से किए हैं. पहला तो ऑफकोर्स S-400 ट्राइम्फ मिसाइल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, और S-400 ट्राइम्फ मिसाइल के स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. इट इज़ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, शॉर्ट में कहें तो सैम, सरफेस टू एयर. सरफेस से आप हिट कर सकते हैं एयर में. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एयर में आने वाले किसी भी एरियल थ्रेट को नलीफाई करना. तो इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं एयर डिफेंस सिस्टम. मान लीजिए कि किसी एनिमी कंट्री से
इस तरह का कोई मिसाइल आ रहा है या कोई फाइटर जेट आ रहा है तो उसको ये डिस्ट्रॉय कर सकता है सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसका नाम है S-400 ट्राइफ मिसाइल दैट वी आर प्रोक्योर्ड एंड वी हैव प्रोक्योर्ड फ्रॉम रसिया। इनफैक्ट इसके 5 सेट आने वाले हैं, जिसमें से पहला सेट ऑलरेडी दिसंबर में आ चुका है, जिसको हमने पंजाब में इंस्टॉल किया है ऑन पाकिस्तान बॉर्डर। तो अगर ये इसकी बात की जाए, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट यूएस द्वारा डेवलप किया हुआ थर्ड मिसाइल से भी ये ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। थर्ड मिसाइल यूएस डेवलप्ड मिसाइल है, सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसका फुल फॉर्म है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये उससे भी ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसकी अगर स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो ये लगभग 400 किलोमीटर की रेंज तक हिट कर सकता है, यानी कि यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर की रेंज तक हिट कर सकता है। ये डिस्टेंस, इसको कहा जाता है रेंज। लेकिन जो ऑल्टीट्यूड की बात है, जिस हाइट तक ये हिट कर सकता है, वो है अबाउट 30 किलोमीटर्स। और उसके अलावा इसकी एक और खासियत है कि इट कैन ट्रैक अबाउट 100 एयरबॉर्न टारगेट्स एंड कैन इंगेज 6 ऑफ देम साइमल्टेनियसली। तो 100 से तक के जो मिसाइल्स हमारे देश की तरफ आएंगे उन सबको ये ट्रैक कर सकता है, और एक बार में कम से कम 6 को ये डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो दीज आर सम स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ S-400 ट्राइफ मिसाइल दैट वी हैव प्रोक्योर्ड फ्रॉम रसिया। आखिर जरा देखते हैं कि इस तरह के डिफेंस सिस्टम की हमें ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, हमारे देश के दोनों ही साइड में वी हैव 2 हॉस्टाइल कंट्री। ऑन वन साइड वी हैव पाकिस्तान, ऑन अदर साइड वी हैव चाइना, एंड बोथ दीज कंट्रीज आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट and they have capability of striking India, and that is why we need to have a strong air defense system, and that is why we have procured this S-400 Triumph missile. India has bought 5 units of S-400 Triumph missile. 2018 में ये डील साइन हो गई थी ऑफ टोटल $5 बिलियन। उसमें से पहला सेट ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। तो हम बात कर रहे थे इंडिया और रसिया के डिफेंस रिलेशंस की। हाल फिलहाल में जो 2 मेजर डिफेंस रिलेशंस या कोऑपरेशन स्टैब्लिश किए गए इंडिया और रसिया के बीच में, उसमें एक हमने देखा S-400 ट्राइम्फ मिसाइल, दूसरा है AK-203 राइफल्स। तो इंडिया और रसिया मिल करके जॉइंट डेवलपमेंट करेंगे, जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे AK-203 राइफल्स का, जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर सकती है। और ये AK-203 राइफल्स के प्रोडक्शन के लिए अमेठी में, जो उत्तर प्रदेश के अंदर है, वहाँ पे एक सेटअप लगाया जाएगा, जिसका नाम होगा इंडो रसियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी प्रोड्यूस करेगी, जो इंडिया और रसिया ने मिल करके स्टैब्लिश किया है। उसके अलावा ये तो 2 हाल फिलहाल की बातें हो गई, S-400 ट्राइम्फ मिसाइल या AK-203। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे और इक्विपमेंट्स हैं जो हम ऑलरेडी रसिया से ला चुके हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी बात की जाए एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो हमारे पास अभी बस एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर फंक्शनल है। आई होप आप समझते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है। एक तरह का नेवल शिप होता है, जिसके ऊपर से कोई भी हमारा फाइटर प्लेन टेक ऑफ कर सकता है या लैंड कर सकता है। तो अभी हमारे पास बस एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर फंक्शनल है, वो है INS विक्रमादित्य, और वो भी हमने सोवियत यूनियन से, यानी कि रसिया से ही मंगाया। आप कह सकते हैं सोवियत यूनियन का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट तो रसिया ही था, सो दैट हैज़ ए सोवियत ओरिजिन ओनली। तो सोवियत यूनियन में इसको कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर कहते थे, जिसको हमने इंडिया में ला करके इसका नाम रखा INS विक्रमादित्य। वो बात अलग है कि इंडिया अपना खुद का एक एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप कर रहा है, INS विक्रांत, लेकिन उम्मीद है कि वो इस साल के अंत तक हमारे नेवी के साथ कमीशन हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए तो हमारे पास बस एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर फंक्शनल है, वो है INS विक्रमादित्य, दैट इज़ ऑफ सोवियत ओरिजिन। उसके अलावा अगर बात की जाए, हमारे पास अकुला क्लास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन था लगभग 10 सालों के लिए, दैट वाज आल्सो ब्रॉट फ्रॉम रसिया, नाउ इट हैज़ बीन रिटर्न टू रसिया। वो 10 साल के लिए हम लेकर के आए थे। उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल हैज़ बीन जॉइंटली डेवलप्ड बाय इंडिया एंड रसिया, एंड ब्रह्मोस मिसाइल इज़ द फास्टेस्ट सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड। सुपर सोनिक मतलब इट कैन ट्रैवल एट ए स्पीड ऑफ मोर देन 5 times द स्पीड ऑफ साउंड। क्रूज मिसाइल मतलब वी कैन कंट्रोल इट विथ हेल्प ऑफ आवर रिमोट कंट्रोल एंड वी कैन डिफाइन इट्स ट्रैजेक्टरी। ये होता है क्रूज मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल्स में से एक, वो भी हम रसिया के साथ मिलकर के डेवलप हमने किया है। अब करंट चैलेंजेस तो आप देख ही रहे हैं, जब से रसिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड कर दिया है, तब से इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मैनेज ए फाइन लाइन बिटवीन रसिया एंड US, क्योंकि of course Russia has been traditionally the most important defense partner for India, but current times में it has been US which has been helping India to counter rising threat of China, क्योंकि China has been an existential threat for India, a permanent territorial insecurity cause करता है China हमारे लिए। तो उस केस में US has been one of the major ally for India in countering rising China threat. We have been collaborating at Quad platform also.
सो वैसे हालात में it has become very difficult for India when this crisis has started. Ukraine-Russia crisis has started and Russia has attacked or invaded Ukraine, because US is completely against Russia now. There has been a hostility between Russia and US, and now it has become very difficult for India to balance its ties between US and Russia. और खासकर एक स्टूडेंट की डेथ हो गई है इन यूक्रेन बिकॉज ऑफ अटैक बाय द रशियन सोल्जर्स, और उसके बाद से तो इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू मैनेज इट्स टाइज विथ रशिया, क्योंकि अब हमारे देश के अंदर भी थोड़े बहुत प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट एंड इट्स देयर डिसीजन टू इन्वेड यूक्रेन. देखिए S-400 ट्रायम्फ मिसाइल के ऊपर इस बार जो हाल फिलहाल में जनवरी में यूपीएससी मेंस हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था इस तरह का कुछ, लगभग एक महीने पहले जो मेंस हुआ था कि हाउ इज S-400 एयर डिफेंस सिस्टम टेक्निकली सुपीरियर टू अदर सिस्टम्स प्रेजेंटली अवेलेबल इन द वर्ल्ड. तो जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया उसके बेसिस पे आप ये आंसर 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं जैसा यूपीएससी ने पूछा था. सो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. The next article is taken from international segment. It is about Montreal's Convention. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो सबसे पहले कुछ important straits देखते हैं. Straits, I hope you must be understanding some choking point, a narrow water body that connects two larger water body. For example, यहाँ पे देखिए ये है Sea of Marmara, ये है Aegean Sea, उसके बीच में है ये Dardanelles Strait, यहाँ है Black Sea, ये है Sea of Marmara, इसके बीच में ये Bosporus Strait. तो यहाँ देखिए ये है ब्लैक सी, ये है यूक्रेन का ये था क्रीमिया पेनिनसुला जिसको 2014 में रसिया ने फोर्सफुली एक्वायर कर लिया. अब ये ब्लैक सी से आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बोसोपोरस स्ट्रेट, जिसको मैंने यहाँ पे फिर इनलार्ज करके दिखाया. यहाँ पे होगा बोसोपोरस स्ट्रेट, फिर ये है सी ऑफ मरमरा, और फिर यहाँ है स्ट्रेट डार्डेनलिस स्ट्रेट, और फिर ये है एजियन सी, एंड एजियन सी अल्टीमेटली ओपन्स इनटू मेडिटेरियन सी. तो ये एक बेसिक मैपिंग इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एरिया काफ़ी न्यूज़ में है आफ्टर रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. इसके अलावा आई होप आपने देख लिया ये सी ऑफ मरमरा, इट इज़ एन इनलैंड सी विच इज़ इंटायरली विद इन द बॉर्डर्स ऑफ टर्की. तो इस साइड भी टर्की है, इधर भी टर्की है, तो ये पूरी तरह से सी ऑफ मरमरा टर्की को बिलोंग करता है. इट एज ए सेड इट कनेक्ट्स ब्लैक सी विथ एजियन सी. अब देखिए ये है ब्लैक सी, बोसोपोरस स्ट्रेट, डार्डेनलिस स्ट्रेट, एजियन सी, सी ऑफ मरमरा. अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि एक 1936 की कन्वेंशन है, यानी कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जिसका नाम है मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन. इस मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन के हिसाब से द डार्डेनलिस स्ट्रेट एंड बोसोपोरस स्ट्रेट बिलोंग्स टू टर्की. सो ये दोनों ही स्ट्रेट टर्की का कंट्रोल में आएगा, एंड दैट इज़ हाउ एज पर मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन टर्की हैज़ पावर टू रेगुलेट ट्रांजिट या विजिट ऑफ नेवल वॉरशिप्स इन द केस ऑफ वॉर. तो यहाँ से कोई भी नेवल वॉरशिप्स के मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है टर्की अगर कभी कोई वॉर हुई तो, एज पर मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, सिंस मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन आइडेंटिफाइज टर्की एज द कंट्रोलर और टर्की एज अ सोवरेन ऑफ दिस रीजन. अब करंट न्यूज़ ये है कि मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन के पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो पावर टर्की को मिला अंडर मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, उसका इस्तेमाल करते हुए टर्की हैज़ नाउ रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ नेवल शिप्स ऑफ रसिया फ्रॉम बोसोपोरस स्ट्रेट एंड डार्डेनलिस स्ट्रेट. सो इस मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हुए अब टर्की ने भी रसिया के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है ताकि ये जो वॉर है, ये कन्फ्लिक्ट है जो रसिया ने शुरू किया है, उसको ख़त्म किया जा सके रसिया पे दबाव बना करके. तो नाउ रसियन शिप्स, ये पूरा का पूरा क्रीमिया अब रसिया को बिलोंग करता है, बट रसियन शिप्स कैन नॉट मूव इन दिस रीजन फर्दर. वाई? बिकॉज द मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन के अंदर जो पावर है टर्की का, उसका इस्तेमाल करते हुए टर्की ने रसियन शिप्स के मूवमेंट को ब्लॉक कर दिया है. इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from Science and Technology segment. It is about stem cell transplant mechanism, and this topic is important from our syllabus paper for Science and Technology point of view. तो सबसे पहले समझते हैं स्टेम सेल होता क्या है. स्टेम सेल समझने से भी पहले समझते हैं सेल क्या होता है. सो आई होप यू ऑल मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग कि सेल्स आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग मैटर. जैसे हम हैं, आप हैं, हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उसको हम लोग कहते हैं सेल.
अब सेल्स में भी एक स्पेशल तरीके का सेल होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल की खासियत ये होती है कि वो अपने आप को बार बार मल्टीप्लाई करके नए नए सेल्स बनाता रहता है। सो स्टेम सेल्स और दो सेल्स विच हैव द capacity to multiply themselves and create more number of cells. So as I said, under certain conditions in a body or in a laboratory, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे शरीर के अंदर ही स्टेम सेल जो है वो मल्टीप्लाई करके नए सेल्स बनाएगा। लैब के अंदर भी अगर सही कंडीशंस प्रोवाइड किए जाए तो स्टेम सेल्स कैन डिवाइड एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर नंबर ऑफ सेल्स, एंड दीज मोर नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्टेम सेल आर नोन एज डॉटर सेल्स। तो एक मेन स्टेम सेल जो है वो डिवाइड होकर के इस तरह के कई सारे स्टेम सेल्स बनाएगा, इनको कहा जाएगा डॉटर सेल। अब डॉटर सेल्स की खासियत ये है कि आइदर दे बिकम अ न्यू सेल कंप्लीटली और बिकम ए स्पेशलाइज्ड सेल विथ अ मोर स्पेसिफिक फंक्शन लाइक ब्लड सेल, ब्रेन सेल और हार्ट या मसल सेल। इसको समझिए, देखिए ये है स्टेम सेल मान लीजिए, तो इसकी खासियत ये है कि ये मल्टीप्लाई करके और भी सेल बना सकता है। लेकिन अब ये सेल एक नॉर्मल सा, ये स्टेम सेल मल्टीप्लाई होकर के एक नॉर्मल सेल बनाए या फिर मल्टीप्लाई होकर के एक स्पेशलाइज तरह का सेल बनाए, जैसे कि किडनी के सेल्स बना दे, ब्रेन के सेल्स बना दे। तो दो तरीके के सेल होते हैं। एक स्टेम सेल, देखिए दो तरह के स्टेम सेल होते हैं। एक स्टेम सेल जो मल्टीप्लाई हो करके बस अपने जैसे ही और भी सेल्स बनाते रहे, और एक जो मल्टीप्लाई हो करके किसी स्पेशलाइज तरीके के सेल्स बनाए। तो अब एक बार फिर से पढ़िए, in certain conditions either inside the body or inside laboratory the stem cells divide to form more and more daughter cells. अब जो daughter cells होते हैं they can be either self renewable, यानी कि ये हो गया self renewable, अपने जैसा ही और बनाना, और they can be more specialized differentiation by producing more specific cells like blood cell, brain cell या heart cell. तो ये स्टेम सेल पे डिपेंड करता है कि वो स्टेम सेल किस तरीके का है, वो मल्टीप्लाई करके बस अपने जैसा ही और बनाता जाए या किसी स्पेशलाइज तरीके का ऑर्गन बनाता जाए। और लुक, नो अदर सेल इन द बॉडी हैज़ द नेचुरल एबिलिटी टू जनरेट न्यू सेल टाइप्स एक्सेप्ट फॉर स्टेम सेल्स। तो स्टेम सेल्स कहीं कहीं पे हमारे मिलते हैं, जैसे बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल होता है, ब्रेन के अंदर थोड़े बहुत स्टेम सेल्स होते हैं, उन्हीं के पास बस काबिलियत होती है कि वो मल्टीप्लाई करके और सेल्स बनाए। अदरवाइज हमारे बॉडी के अंदर और ऐसे सेल्स नहीं हैं जो मल्टीप्लाई होकर के नंबर ऑफ सेल्स और बनाए। तो स्टेम सेल्स हमारे बॉडी के अंदर कहीं कहीं मिलते हैं जिनकी काबिलियत होती है कि वो मल्टीप्लाई कर करके और भी ज़्यादा सेल्स बना सकें, बट उनमें भी टाइप होता है स्टेम सेल में, दे आर ऑफ आइदर दे कैन क्रिएट जस्ट सिंपल टाइप ऑफ मोर नंबर ऑफ सेल्स और दे कैन क्रिएट मोर स्पेशलाइज नंबर ऑफ सेल्स। अब जरा देखिए, स्टेम सेल्स ओवरऑल दो तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें उन किस तरह का डॉटर सेल बना रहे हैं तो उसके बेसिस पे भी वो दो तरीके के होते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें इन जनरल तो भी स्टेम सेल दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स, जो छोटा बच्चा जो बिल्कुल जन्म से पहले जो एम्ब्रॉयज फॉर्मेट में लाइफ शुरू होता है माँ के पेट में, ठीक है, फीटस के बाद एम्ब्रॉयड फॉर्मेट में, वो पूरा का पूरा एम्ब्रॉय एक्चुअली स्टेम सेल ही होता है, और वही स्टेम सेल मल्टीप्लाई हो करके फिर और भी सेल्स बनाता है, स्पेशलाइज सेल्स, और बच्चे का वो एम्ब्रॉयनरी स्टेज में फिर उसका हार्ट, लीवर, किडनी बनता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि इफ़ सम प्रेग्नेंट लेडी डिसाइड्स टू गो फॉर एबॉर्शन, तो उस केस में एबॉर्शन के बाद जो एम्ब्रॉयज निकलता है दैट इज एक्चुअली नथिंग बट स्टेम सेल, और वो स्टेम सेल जो होता है वो प्लूरीपोटेंट होता है। प्लूरीपोटेंट मतलब इट कैन मल्टीप्लाई ऑन इट्स ओन एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर नंबर ऑफ सेल्स। एम्ब्रॉयज के अंदर खुद ही खासियत होती है प्लूरीपोटेंट। द एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स आर प्लूरीपोटेंट मीन्स दे हैव कैपेबिलिटी टू मल्टीप्लाई ऑन देयर ओन एंड प्रोड्यूस मोर एंड मोर नंबर ऑफ सेल्स। लेकिन हम एडल्ट्स के अंदर, तो ये तो हो गई एम्ब्रॉय की बात, लेकिन हम एडल्ट्स के अंदर देर आर टू टाइप्स ऑफ एडल्ट स्टेम सेल्स। वन दैट आर फुल्ली डेवलप्ड टिश्यूज सच एज ब्रेन, स्किन या बोन मैरो से, वहाँ से थोड़े बहुत स्टेम सेल्स निकाले जा सकते हैं, एंड दे आर लाइकली टू जनरेट ओनली सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ब्रेन से या फिर आप समझिए कि स्किन से या बोन मैरो से जो स्टेम सेल निकाला जाएगा वो इस तरह के और अपने जैसे ही और सेल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए कि बोन मैरो से जो सेल निकाला जाएगा और ज़्यादा ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेगा, अगर ब्रेन से सेल निकाला जाएगा स्टेम सेल तो वो और ज़्यादा ब्रेन के सेल्स प्रोड्यूस करेगा। That is what has been written here. A stem cell that comes from liver will produce only more and more liver cells.
तो दूसरे तरह का सेल एडल्ट्स में मिलता है, वो होता है इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल में कैसा होता है कि उसके स्टेम सेल को अगर हम कुछ चेंज कर दें, कुछ उसके अंदर अंतर ला दें, तो फिर वो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स की तरह काम करने लगता है और वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स भी बनाने लगेगा। तो मैं एक बार फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ चीज़ों को। स्टेम सेल मतलब जो मल्टीप्लाई करे और ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स बनाए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि मल्टीप्लाई हो करके वो किस तरह के सेल बना रहा है, अपने तरह के ही सेल्स बना रहा है या कुछ नए नए तरह के ऑर्गन्स भी बना रहा है। तो एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स इस तरह के होते हैं, कुछ वो मल्टीप्लाई हो करके अलग अलग तरह के ऑर्गन्स बनाते हैं, इसलिए उनको कहा गया है प्लूरीपोटेंट। लेकिन एडल्ट्स के अंदर हमारे जो सेल होते हैं वो इस तरह के होते हैं। जैसे ब्रेन का सेल होगा तो ब्रेन के सेल्स ही बनाएगा, अगर लीवर का स्टेम सेल हो तो लीवर के सेल्स ही बनाएगा। लेकिन अगर हम लोग उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस ला दें, इसको कहा गया इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट। एम्ब्रॉयज में तो अपने आप होता है, लेकिन अगर हम इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंसी ला दें कुछ एडल्ट सेल्स में, तो वो भी इस तरीके का स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर सकते हैं और स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सेल्स बना सकते हैं। जैसे इस केस में देखिए, एक पेशेंट के बॉडी से लिया हमने सेल और उसको इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल बना दिया, तो उसके बाद उसके मदद से हम लोग अलग अलग तरह के ऑर्गन्स के सेल्स बना सकते हैं। अब जरा देखते हैं स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी, अब आप ज़रा सोचो कि एक ऐसा सेल है, हमारे बॉडी के स्टेम सेल से अलग अलग तरह के ऑर्गन बनाए जा सकते हैं। तो नेचुरली मान लीजिए कि अगर किसी का लीवर डैमेज हो जाता है तो इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल्स को लेकर के, इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स को लेकर के लीवर के सेल्स बना करके उसको ठीक किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। सो दिस इज हाउ स्टेम सेल थेरेपी वर्क्स. It acts as a regenerative medicine which is used for repair for diseased या dysfunctional या injured tissues of stem cells. The stem cells can be implanted in a person. तो किसी भी इंसान का मान लीजिए कि लीवर में प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर इंड्यूस्ड प्लूरीपोटेंट सेल ऑफ लीवर डाल दिया जाएगा कि धीरे धीरे उसका लीवर जो है वो रीजनरेट हो जाए. अभी देखिए, जैसे हमारा जो बोन मैरो होता है या अम्बिलिकल कॉर्ड होता है. अम्बिलिकल कॉर्ड पहले समझ लीजिए क्या होता है. अम्बिलिकल कॉर्ड इस तरह का एक कॉर्ड होता है जो माँ और बच्चे को, फीटस को कनेक्ट किए हुए रखता है. इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है. और इसको काटा जाता है तभी जाकर के एक बच्चा पूरी तरह से माँ से सेपरेट होता है. तो दिस इज़ अम्बिलिकल कॉर्ड. तो अम्बिलिकल कॉर्ड को के अंदर भी जो ब्लड होता है ना, उसके अंदर भी जो सेल्स होते हैं दे आर प्लूरीपोटेंट सेल उनसे, लेकिन वो इस तरह के दे आर ऑल्सो स्टेम सेल्स. अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर भी जो सेल्स होते हैं दे आर स्टेम सेल्स. तो उन स्टेम सेल से कैसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और ब्लड्स बनाए जा सकते हैं और ज़्यादा ब्लड के सेल्स बनाए जा सकते हैं. ठीक वैसे ही हमारे बोन मैरो के अंदर, हड्डियों के अंदर भी सेल होते हैं और वो सेल से कैसा है और ज़्यादा ब्लड सेल्स बनाए जा सकते हैं. तो ब्लड सेल बनाने वाले स्टेम सेल्स को हम लोग कहते हैं हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल. तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर या बोन मैरो के अंदर वी हैव हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स विच कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर ब्लड सेल्स. और इसी का हाल फिलहाल में इस्तेमाल किया गया है. यूएस के अंदर एक लेडी जो दुनिया की पहली ऐसी लेडी बन चुकी है और ओवरऑल 3rd पर्सन बन चुकी है जिनका HIV से इलाज किया गया है. HIV के अगेंस्ट उनको पूरी तरह से इनका इलाज कर दिया गया है एंड शी हैज़ बीन प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस डेडली वायरस एड्स. So this woman has recovered after receiving a stem cell transplant from a donor who was naturally resistant to HIV. तो एक ऐसे डोनर के स्टेम सेल को लिया गया है जो नेचुरली HIV से रेजिस्टेंट था. उसके स्टेम सेल को लेकर के उस लेडी में इम्प्लांट किया गया और उस स्टेम सेल को डेवलप किया गया है ताकि उस लेडी को HIV से बचाया जा सके. तो किया गया कि उस डोनर के ना बोन मैरो से कुछ ब्लड सेल्स लिए गए. जो ब्लड के स्टेम सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स. तो बोन मैरो से हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स लिए गए और उस लेडी में प्लांट किया गया जो HIV वायरस से जूझ रही थी. तो एक इंसान जो HIV से रेजिस्टेंट थे उसके बोन मैरो से ब्लड सेल्स लिया गया, ब्लड स्टेम सेल्स, और उस लेडी के जो HIV से ग्रसित थी उसको डाल दिया गया उसके अंदर. इससे वो जो दूसरी लेडी जो HIV से इन्फ्लिक्टेड थी वो भी फिर HIV से रिकवर कर गई. इस टॉपिक के बेसिस पे ये सवाल हमने दे रखा है. दिस क्वेश्चन केम इन UPSC 2012. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. The next article is taken from economics segment. It is about SEBI's new chief and this topic is important from our syllabus paper 4 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू. तो देखिए, न्यूज़ है कि माधवी पुरी बुच जी को अपॉइंट कर दिया गया एज ए न्यू चेयरमैन एंड न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेबी एंड शी हैज़ बिकम फर्स्ट एवर वुमन टू हेड सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. In fact, she is also first person from a private sector
to work as a regulator of or work as a chief of SEBI, which is regulator of capital market in our country. I hope you understand capital market. Overall financial sector को capital और money market में divide किया जाता है. तो SEBI is regulator of capital market और माधवी पुरी बुध जी पहली ऐसी लेडी बन चुकी हैं और उसके अलावा पहली ऐसी प्राइवेट सेक्टर से आने वाले इंसान बन चुकी हैं जो कैपिटल मार्केट के रेगुलेटर सेबी के चेयरपर्सन बनेगी. अब सेबी की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको 1988 में बनाया गया था बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेकिन हर्षद मेहता का स्कैम जब हुआ उसके बाद, यानी कि पहले इट वाज ए नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, लेकिन हर्षद मेहता का स्कैम होने के बाद 1992 में इसको कानून बना करके और ज़्यादा पावर दे दिए गए. तो लॉ वाज पास्ड इन 1992, सेबी एक्ट, एंड विद दिस सेबी हैज़ बिकम ए स्टैच्यूटरी बॉडी. And as I said, its main function is to regulate the security market of our country. Its headquarters is in Mumbai. It is a quasi-legislative and quasi-judicial body. मतलब कुछ हद तक ये कुछ पॉलिसीज़ भी बनाती है, रेगुलेशंस भी बनाती है, कुछ हद में किसी किसी केस में जुडिशरी की तरह काम करती है और कुछ फाइन या पेनल्टी भी लगाती है. तो कभी कभार कुछ पॉलिसीज़ बनाती है इसलिए इट्स क्वासी-लेजिस्लेटिव, कभी कभार कुछ फाइन या पेनल्टी लगाती है इसलिए ऑल्सो नोन एज क्वासी-जुडिशियल बॉडी. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. ये जो स्टेटमेंट है, इंडोथर्मिक, those animals that maintain constant body temperature, that is right, and ectothermic, that are guided by external temperature, both statements are right. So the correct answer is option C. National Science Day is celebrated on 28th February every year, but it is not birthday of Nobel Prize winning physicist C.V. Raman. इस दिन उन्होंने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कवर किया था. So the correct answer is option A. That's all from our side for today. Thanks for watching.